नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। साथियों, आज हम लोग अकबर के शासनकाल को देखेंगे। अकबर एक महान शासक जो मुग़ल अम्पायर का विस्तार किया और बहुत ही ज़्यादा उससे सम्मान प्राप्त किया। इसने हिंदू और मुस्लिमों को कई वर्गों में विभाजित न करके उनको सबको साथ मिलाकर दीन इलाही की धर्म की स्थापना की, जिसमें सबको एक समान देखने का भाव रखा गया। अकबर को जब 13 वर्ष का था उस समय उसे मुग़ल वंश का ताज पहनाकर और गद्दी पर बैठा दिया गया। उसका बादशाह वजीर बनाकर बैरम खां ने खाना की उपाधि धारण किया और वहाँ पे अपना राज्य काज संभालने लगा। 22 जब युद्ध कर चुका था, अकबर जो है बैरम खां के नेतृत्व में 22 युद्ध किया। उसने सभी युद्धों को जीता और उन पे विजय हासिल की। लेकिन जब अकबर को लगा कि बैरम खां उसके जो है कार्यों को नहीं संपादित कर पाएगा या उसके कार्यों में दखल बनेगा, तो उसने बैरम खां को गद्दी से हटा दिया। गद्दी से हटाते ही नया शासक उसने फिर हिंदुओं को भी मान्यता देने लगा। अकबर के जो है दरबार में नवरत्न थे, इसमें बीरबल, अबुल फजल जिसने आईने अकबरी लिखा, फजल, ये दो मुख्य किरदार थे और कई जो है उलेमा भी इनके दरबार में रहते थे। अकबर के समकालीन जो है जितने भी मेवाड़ हो गया या फिर अफ़गान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, जो है लाहौर हो गया, इन पर युद्ध किया अकबर ने। अपने पुत्रों को वहाँ की जागीरें दी और वहाँ पर उन्होंने युद्ध के लिए भेजा, जहाँ पे वो हमेशा ही विजय हासिल किए। इसमें कोई दो राह नहीं कि अकबर के शासनकाल में भारत का स्वर्णिम युग था। अकबर ने दीन ए इलाही दीन ए इलाही धर्म चलाया और इस धर्म का मतलब था कि सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देना। उसने जब ऐसा किया तो उसके खिलाफ सारी जो ताकतें थी उस समय की, वो इसके खिलाफ हो गए। जो उलेमा थे उस समय के, जो धर्म को मुस्लिम धर्म के समर्थक थे, वो उसके खिलाफ हुए और उसका एक पुत्र जो सबसे छोटा था, जो अनारकली का बेटा था, वो भी उसके खिलाफ में हो गया, क्योंकि वह केवल अल्लाह में विश्वास रखता था और अन्य धर्मों को मानने वालों को वह काफिर कहता था। इसके उपरांत अकबर ने अपने सभी पुत्रों को राजगद्दी के लिए काफ़ी संघर्ष कराया, जिसके पश्चात जो है अकबर ने अपने शासनकाल में ही सबको जो है गद्दी पर बैठाने की बात की। इसके बाद अकबर का जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, जिसका नाम था सलीम, जो बाद में चलकर जहांगीर की उपाधि धारण की, वो गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद उसने जो है भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार काफ़ी ज़्यादा किया। शुरुआत में सलीम जो है कुछ बहुत ही साहसी था, परंतु वह जो है नशाखोर भी था, जिससे उसके पिता काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में रहते थे। सलीम जो अनारकली सलीम का आपने एक कथा सुना ही होगा, जो ये इनकी जो है अकबर की जो है वो कोई दासी थी और उसने सलीम ने उनसे प्यार किया, जिसके बाद उसे जो है दीवारों में चुनवा दिया गया, या फिर ये भी कहा जाता है कि कहीं उसे दीवारों से निकलकर वो भाग गई थी और उसे मार दिया गया। ऐसी कुछ कहानियां हैं जिसे हम आप जानते हैं। जिसके बाद फिर अबुल फजल का बेटा अफुल फजल ने अपनी जो है आईने अकबरी में सारा वृत्तांत जो है काफ़ी जो है बारीकी से वर्णन किया है। फिर भी कुछ इतिहासकारों के मुताबिक
अबुल फजल ने भी बहुत ज़्यादा उसमें काट छाट की थी। फिर इसके पश्चात जो है उस समय बैरम खां की संरक्षता में सूत्रधार हुआ और सर्वोच्च सत्ता प्राप्त करने के लिए अकबर ने सभी लोगों को अपने राज्य दरबार में उपाधियां देने लगा। इसके पश्चात अकबर जो है धर्मों को मानने वाला था, इसलिए उसने मेवाड़ की जो है राजकुमारी जोधा के साथ अपना विवाह किया था। अपने शासनकाल के दौरान अकबर ने 1573 ईस्वी में जो है भू राजस्व और भूमि पर सभी जो है करों को लगाने और उन पे जो है उपज बढ़ाने के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो और कर मिले। इसके उपरांत 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नामक एक संस्था चलाई, जिसमें हर 10 साल पे जो है फसलों का जायज़ा लिया जाता था कि कौन सा फसल ज़्यादा उपज किया और कौन सा कम, और उसके हिसाब से फिर फसलों की नई जो है पद्धति तैयार की जाती थी कि किस फसल से ज़्यादा आमदनी हुई और किस फसल से कम आमदनी हुई। एवं राज्य में पड़ने वाली सभी ज़मीनों को जो है 1 बीघा में मन के हिसाब से जो है इनकी उपज और पैदावार के बारे में बताया जाता था। उस समय उसने राजस्व को बढ़ाने के लिए लोहे की कड़ियों का पैमाना उपयोग किया, जिससे जो है उसकी नपाई कर और ये पहले से ही पता लगा लिया जाता था कि इस पूरे भूभाग में कितना राजस्व उगाही की जा सकती है। कपास, तिलहन, गन्ना आदि फसलों में जो है अकबर के समय में राज्य चाहता था कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा नगद जो है अदायगी की जाए, इसलिए इन्हें नगदी फसल का नाम दिया गया। अगर खेतियों की बात कर ले तो उस समय जिस खेत में प्रतिवर्ष बुआई की जाती थी उसे पोलज कहा जाता था। पोलज कहा जाता था। और जब खेतों में बुआई नहीं की जाती थी तो उसे परती कहा जाता था। परती एवं ऐसी जमीन जो लगातार 3-4 साल तक पड़ती रहती थी उसे चाचर कहा जाता था। चाचर। उस समय के उपज में सभी फसलों का दावा राज्य का जो है 1/3 उपज होता था, 1/3 उपज राज्य का होता था। उसी समय टोडरमली व्यवस्था चलता था, जिसमें जब्दी प्रणाली का संबंध जोड़ा जाता था, जो राजा टोडरमल से संबंधित था। उसके पश्चात मुगल साम्राज्य में कई प्रकार के किसान होते थे, जिसमें थे पहला खुद काश्त। ये किसान खुद अपनी ज़मीन पर ही बुआई जुताई करते थे और इनकी ज़मीनें गांव में होती थी। इसके बाद होते थे पाही काश्त ऐसे किसान थे दूसरे की ज़मीनों पर खेती या दूसरे गांव में खेती करने जाते थे। और तीसरे थे मुजारे जो मालिकों की ज़मीन या खुद काश्त किसानों की ज़मीन पर खेती करते थे, यानी मुजारे जो थे वो मजदूर थे। उस समय अकबर के समय ही मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई। उस समय अकबर ने मनसबदारों को जो है कई वर्गों में बांटा, जिसमें निम्न वर्ग में 10% मनसब और उच्च वर्ग में 500 का दर्जा देने वाले मनसबदार थे। उसके समय में उसी शासनकाल में जो है मनसबदारों का बढ़ाता चला गया और 5000 से फिर 7000 मनसबदार कर दिए गए। ये दर्जे सामान्य रूप से 2 भागों में विभक्त हुआ करते थे, जिसमें जात सवार अर्थात जात का अर्थ है व्यक्तिगत, अर्थात जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत जो है निर्धारित होता था, उसके बाद वर्तमान वेतन तय किया जाता था, और सवार का दर्जा सूचित करता था कि वह उसे कितने सवार अपेक्षित करता है। सिपाहियों की एक विवरणिका रखी जाती थी, जिसमें शाही घोड़े के निशान को दाग दिया जाता था और इस प्रणाली को दाग प्रणाली कहते थे। जो शाही घोड़े थे
उनको दागा जाता था और उसे दाग प्रणाली कहा गया। दाग प्रणाली कहा गया, यानी घोड़ों को एक निश्चित चिन्ह से दागा जाता था। मनसबदारी प्रथा का मूल जो था वो चंगेज खां की व्यवस्था की देखरेख में हो सकता था, जिससे अपनी सेना का संगठन दशमलव प्रणाली में रखा। इसके आधार पर अकबर ने आरंभ में अपने शासनकाल के दौरान 19वें वर्ष यानी 1577 यानी अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में उसने अपनी भूमि का राजस्व सुधार करने के लिए जात एवं सवार नामक प्रणालियाँ शुरू कर दिया था। ये दोनों प्रणालियाँ शुरू कर दिया गया था, जिसमें 500 जात निचले दर्जे के होते थे और 500 से लेकर 2,500 जो है ये अमीर लोग होते थे और जात के लोग होते थे, मिडिल क्लास के लोग होते थे, और 2,500 से ऊपर वाले जो होते थे वो लोग अमीर ए उम्दा या उम्दा ए अमाज कहलाते थे। अकबर के अब आइए नवरत्नों को जान लेते हैं डिटेल में। अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्नों में इसमें बीरबल, अबुल फजल, अकबर, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम, राजा टोडरमल, मान सिंह, फैजी, हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा थे। जिसमें बीरबल की बात कर लें तो बीरबल नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान बीरबल को ही माना जाता था। इनका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी नामक एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम महेश दास था। तो बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। अबुल फजल ने सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। जो अबुल फजल थे वो सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे, जिनका जन्म 550 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की और इसी के कारण वे प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद तानसेन, जो मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, ये संगीत कला के अत्यधिक निपुण थे। उस समय तानसेन ने संगीत और जो है संगीत सम्राट भी कहा जाता था। अकबर ने इन्हें कंठाभरावड़ी बिलास की उपाधि से सम्मानित किया। इसके उपरांत जो है अब्दुल रहमान, जिन्हें खाने खाना कहा गया, इन्होंने ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया तथा इस समय खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात मान सिंह, जो आमेर के राजा भारमल और भगवान दास के पुत्र थे, इन्होंने अकबर के साम्राज्य के विस्तार का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मान सिंह की मृत्यु 1611 ईस्वी में हो गई थी। इसके पश्चात राजा टोडरमल, जिनका जन्म अवध के सीतापुर और लाहौरपुर तहसील में हुआ था, इनका प्रसिद्ध और मुख्य कारण होने का था कि ये भूमि सुधार किए थे। इन्होंने दीवान अशरफ का पद धारण कर और भूमि सुधार में सफल योजनाएं चलाई। इसके बाद फैजी, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने
महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया व अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। इसके उपास जो हकीम हुकाम थे, ये अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें नवरत्नों में शामिल कर लिया था। इसके बाद मुल्ला दो प्याजा अपनी बुद्धिमानी और वाक्पटुता के कारण नवरत्नों में शामिल हुए। इन्हें खां ने दो प्याजा का व्यंजन अत्यधिक पसंद था। इस कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा रख दिया। अकबर के समय स्थानीय शासन संगठन में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया। उसने परगने और सरकार के पूर्वोत्तर और स्थायी रही। उसके समय में सरकार के मुख्य अधिकारी जो फौजदार और अमलगुजार कहलाता था। उसके समय में फौजदार शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता था और अमलगुजार जो है काम भू राजस्व की वसूली करना और होता था। इसके पश्चात साम्राज्य में जागीर और खालिसा और इनाम से विभाजित किया गया था। खालिसा से जो खजाने में खालिसा से जो राजस्व आता था वो सीधे शाही खजाने में जाता था। वह भूमि होती थी जो विद्वानों और धर्मात्माओं के लिए आवंटित किया जाता था, उसे छूट दिया जाता था। इसके पश्चात अलमगुजार जो थे, उन्हें सामान्य तौर पर सभी प्रकार के जोतों की निगरानी रखने की आशा की जाती थी। उन्हें केंद्रीय शासन प्रणाली की दिल्ली सल्तनत पर विभिन्न प्रकार से विकसित करने एवं संरचना बनाने का कार्य दिया गया था। सैनिक विभाग के जो प्रधान थे उनका नाम था मीर बख्शी। तो उस समय के जो सैनिक प्रधान थे उनका नाम था मीर बख्शी, और इन्होंने सरदारों का संगठन किया और प्रधान दीवान नहीं बल्कि मीर बख्शी कहा गया। साम्राज्य की खुफिया तथा सूचना एजेंसियां का प्रधान भी मीर बख्शी ही होता था। जैसे उस समय जितने भी सूचनाएं लेनी थी या फिर गुप्त सूचनाएं लेनी थी, उन सब का प्रधान जो है मीर बख्श होता था। इसके पश्चात दीवान और अमीर बख्शी लगभग एक दूसरे के समकक्ष होते थे। उनके समय में जो है वाकियानविश साम्राज्य के सभी हिस्सों में तैनात किए जाते थे। आइए अब अकबर का राजपूतों से उस समय के संबंध के बारे में देखते हैं। तो अकबर जब सिंहासन पर बैठा तो उस समय आमेर के कछवाहा वंश के शासक भारमल उसके दरबार में आए और उसने अपने व्यक्तिगत रूप से अकबर से मिलकर और अब उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया था। उस समय जो है अकबर की उसने अपनी पुत्री, जिनका नाम हरखाबाई था, जिन्हें जोधाबाई कहा गया, उनका अकबर से विवाह करवाया। अकबर ने राजपूत नीति के साथ उनका धार्मिक सहिष्णुता और नीति के साथ सुखद संयोग व्यक्त किया। 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर समाप्त कर दिया और अकबर ने तीर्थंकरों को अपने पहले से ही समाप्त कर दिया था, यानी अब उसने तीर्थयात्रियों से कर लेना बंद कर दिया। इस प्रकार युद्ध में बंदियों को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने के चलन को भी समाप्त कर दिया गया था। जैसलमेर और बीकानेर के राजाओं ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज्य था जो मुगलों की प्रभुत्ता कभी नहीं स्वीकार किया और जिद पर अड़ा हुआ रहा। उदयपुर और पहाड़ी के क्षेत्रों में मेवाड़ के बृहत्तर भाग जिसमें महाराणा प्रताप का नियंत्रण था, 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह का एक पुत्र महाराणा प्रताप जब गद्दी पर बैठा, उसके समय में अकबर ने एक के बाद एक कई दूत मंडल भेजकर महाराणा प्रताप से बात करने की कोशिश की, जिस पर सहमति की कोशिश करता था जिससे वह मुगल प्रभुत्ता को स्वीकार कर ले। अकबर ने उसे राजशाही पोशाक भेजा एवं उसे महाराणा प्रताप को धारण करने के लिए
दिया था। महाराणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को अकबर के प्रति व्यक्तिगत रूप से सम्मान व्यक्त करने के लिए उसकी सेवा स्वीकार कर लेने के लिए भगवान दास के साथ दरबार में भेजा गया। महाराणा प्रताप अकबर का यह आग्रह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शहंशाह के प्रति सम्मान व्यक्त करे, जिसके पश्चात 1576 ईस्वी में आरंभ में अकबर ने अजमेर पहुंचकर मान सिंह को 5000 की एक सेना लेकर राणा प्रताप पर आक्रमण करने का दायित्व सौंपा। राणा प्रताप की तत्कालीन राजधानी जो कुंभलगढ़ थी, उस तक जाने आने के रास्ते पर पड़ने वाली तंग घाटियों, जो हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध हुआ। मुगलों में डूंगरपुर, बांसवाड़ और सिंहरोही आदि राज्य जो मेवाड़ के अधीन उसके मित्र थे और उन्होंने राणा का समर्थन किया और मुगलों का अत्यधिक विनाश किया था। अकबर ने इन राज्यों को जीतकर अपने साथ अलग से संधियां की, जिससे राणा प्रताप इन सभी में अकेला पड़ गया। इसके पश्चात मुगलों ने कुंभलगढ़ और उदयपुर दोनों को जीतकर अपना अधिकार व्यक्त कर लिया। इसके बाद 1585 ईस्वी में अकबर ने उत्तर पश्चिम में भयानक परिस्थितियां और निगरानी रखने के लिए एक पंजाब में डेरा डाला। अगले 12 वर्षों तक वह वहीं रहा और महाराणा प्रताप के विरुद्ध कई मुगल सेनाएं भेजी। राणा प्रताप ने अपने अनेक प्रदेशों को पुनः अधिकार कर लिया, जिसने कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र सम्मिलित थे। इस काल में राणा प्रताप ने आधुनिक डूंगरपुर के निकट चावड़ में एक नई राजधानी बसाई और 1597 में मात्र 51 वर्ष की आयु में राणा प्रताप की एक बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। अकबर की राजपूत नीति साम्राज्य और राजपूतों दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। राजपूतों से मित्रता के परिणाम स्वरूप अकबर ने साम्राज्य के और भारत के सबसे दुर्धर्ष योद्धाओं को सेवा प्राप्त हुई। साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए अकबर ने साम्राज्य विस्तार नीति की अपनाई और राजपूतों को अविचल निष्ठा और महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए आकर्षित किया। एकीकरण की ओर जब अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अकबर ने प्रारंभिक सुधार किए। उनमें यह एक था कि मुस्लिम राज्य और गैर मुस्लिम राज्यों पर लगाए गए जजिया नामक व्यक्तिगत कर को समाप्त किया जाए। जजिया जो व्यक्तिगत कर था, उसे समाप्त किया जाना था। जजिया को समाप्त किया जाए। उस समय अकबर ने प्रयाग और बनारस के पवित्र स्थलों पर जाने आने वाले लोगों के लिए तीर्थ कर समाप्त कर दिया था। उसने उस समय लोगों के पर अतिरिक्त सुयोग्य हिंदुओं और सरदारों के वर्ग को खुश करने के लिए साम्राज्य में उदारता की नीति अपनाई, धर्म और दर्शन के प्रति गहरी रुचि दिखाई। 1575 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बड़ा कक्ष बनवाया और इसे इबादत खाना या प्रार्थना कक्ष कहा जाता था। अकबर ने इबादत खाने को सबके लिए खोल दिया और उसमें सभी को आने जाने की छूट दे दी गई। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। फिर आपसे कल मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।